For the next session, Dr. Ahmad Saeed. Sir presently works as a research officer, that is scientist 4 at the Central Council for Research in Unani Medicine, Ministry of Ayush, Government of India, and is currently involved in the literary and historical research related to Unani medicine. He served as an eminent expert in the traditional knowledge digital literacy project of the Council of Scientific and Industrial Research, that is CSIR, and the project was established with the objective of preserving the classical national heritage of traditional knowledge and preventing biopiracy. Dr. Saeed has published 40 research papers in national and international journals of repute. He has also been invited by many national and international organizations and conferences to deliver lectures on different aspects of Unani medicine. He is particularly known for his profound understanding of the classical literature of Unani medicine, and he holds a bachelor's of Unani medicine and surgery degree and further received his doctor of medicine, that is MD, from the esteemed Ajmal Khan Tibia College at Aligarh Muslim University, Aligarh. Over to you, sir. मैं अहमद सईद हकीम सेंट्रल काउंसिल फॉर रिसर्च इन यूनानी मेडिसिन का हकीम अजमल खान रिसर्च इंस्टीट्यूट है, जो कि लिटरेरी कामों का या अदबी या तालीफ़ी कामों की जिम्मेदारियां देखता है। मैं वहाँ पे वैसे रिसर्च ऑफिसर साइंटिस्ट 4 के से काम कर रहा हूँ। और आज यहाँ पे डायबिटीज़ के बारे में यूनानी का क्या तस्वुर है या उसके ताल्लुक़ से यहाँ पे गुफ्तगू होगी। सबसे पहले बुनियादी सवाल यह है कि हम यहाँ पे क्यों इकट्ठा हुए हैं, क्योंकि तकरीबन हम में से हर शख्स जो है डायबिटीज़ मेलाइटिस के ताल्लुक़ से न सिर्फ जानता है बल्कि वो उसमें महारत भी रखता है और इलाज मुआवजा भी बहुत बखूबी अंजाम देता है। उसके बावजूद हम आए हैं, असल में हुकूमत हिंद के शोबा सेहत का एक प्रोग्राम था स्टैंडर्डाइज ट्रीटमेंट गाइडलाइंस, यानी एक ऐसी गाइडलाइन, चूँकि हम में से जब ज़्यादा लोग होते हैं, ज़्यादा अफराद इलाज मुआवजा करते हैं, तो सबकी ज़हनी सलाहियत, महारत और इलाज मुआवजा का तरीका बिल्कुल अलग होता है। कोई दवा इस्तेमाल करके उससे मतलूबा रिज़ल्ट हासिल कर लेता है, कोई दूसरी दवा से इस्तेमाल करके उससे अपने मरीज़ को शिफा बख्शता है, लेकिन और सबके अंदर एक इख्तलाफ भी होता है। लेकिन अब ये हुकूमत ये है कि कम से कम कुछ एक ऐसा तरीका हो, कुछ बहुत फ़ायदेमंद भी हो सकते हैं, कुछ बहुत नुकसानदेह भी हो सकते हैं, कुछ कम फ़ायदेमंद हो सकते हैं, कुछ बहुत सस्ते हो सकते हैं, कुछ इलाज बहुत महंगे हो सकते हैं। और जाहिर सी बात है वो हमारी पॉलिसी मेकर्स गवर्नमेंट की, जो उन्होंने कहा कि एक ऐसा मेयारबंदी या स्टैंडर्डाइज तरीक़ा इलाज को बनाया जाए जैसे कि मॉडर्न में होता है, ताकि ज़्यादातर लोग जिस चीज़ पे मुत्तफ़िक हों उसका इलाज किया जा सके। इसका ये मतलब नहीं है कि आप सिर्फ वही चीज़ का इलाज करेंगे जो इस गाइडलाइन में दी हुई है, लेकिन ये गाइडलाइन उसूल रहनुमा हिदायत या उसूल इलाज या गाइडलाइन स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट गाइडलाइन के तौर पर इस्तेमाल होती है। इसी के लिए थोड़ा सा अपडेशन के लिए, ओरिएंटेशन के लिए, उसी से हमने अपनी चीज़ों को दोहराने के लिए, रिपीट करने के लिए आज हम यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं। अभी ये गुफ्तगू हो रही थी कि स्टैंडर्डाइजेशन का ये तरीका कोई पहले नहीं था, तो ये पहले से मैं आप लोगों के सामने अर्ज़ करना चाहता हूँ कि ये तरीका बहुत पहले से भी हमारे वहाँ था। आज से 1200 साल पहले हुकूमत अब्बासिया के ज़माने में एक बाकायदा टेस्ट हुआ करता था मेडिकल एग्ज़ामिनेशन का। जब तक वो टेस्ट नहीं पास कर सकता था, उस पूरे तकरीबन 3 या 4 पेनिनसुला में कॉन्टिनेंट में प्रैक्टिस का हक मजाज नहीं होता था, वो प्रैक्टिस नहीं कर सकता था वो। और आज भी वो किताबें, वो क्वेश्चन अवेलेबल हैं, और उसमें से एक किताब है लुब्बुल अलबाब के नाम से, जो उस वक्त इंट्रेंस के तौर पर इस्तेमाल हुआ करती थी। तो ऐसा नहीं है। और डिजीज़ का भी पहले भी ये हुआ करता था कि किसी एक बीमारी के इलाज में जिस पे कुछ डॉक्टर या एक शहर के या एक उसके जिस चीज़ पे मुत्तफिक होते थे, इसीलिए एक ज़माने में यह था कि बगदाद के फिजिशियन इसके बारे में ये राय कहते हैं और रय और तबरस्तान के फिजिशियन इसके बारे में ये राय करते हैं, और बाकायदा उनका डॉक्यूमेंटेशन आज भी मौजूद है। तो इसलिए इससे ये समझना कि स्टैंडर्डाइजेशन का तरीका यूनानी में ये कोई बहुत पहला है, लेकिन आज ज़माने के साथ साथ हमारी मिनिस्ट्री और हमारी काउंसिल इस चीज़ को इसलिए कर रही है ताकि हम एक यकसा और यूनिफॉर्म तरीक़ा इलाज दे सकें, जो हमारे इस ये कंटेंट्स हैं, इस पे बातें होंगी। इसमें कुछ तो रिवायती चीज़ें हैं जिससे हम लोग बहुत वाकिफ़ हैं, लेकिन ख़ास पहलू इसका वो यूनानी तरीक़े इलाज पे ही मैं अपनी बातें ज़्यादा फोकस करूँगा।
डायबिटीज़ क्रॉनिक, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि डायबिटीज़ एक क्रॉनिक मेटाबॉलिक डिजीज़ है जिसके अंदर ब्लड ग्लूकोज लेवल किसी भी वजह से, चाहे तो इनकी इंसुलिन के सिक्रीशन की कमी की वजह से या उसके प्रॉपर तौर पर असरअंदाज ना होने की वजह से या किसी तरीके से वो इंसुलिन ना इस्तेमाल हो रही हो। ये इसके बायोकेमिकल मार्कर्स हैं जिसके बेस पे हम ये तय करते हैं कि डायबिटीज़ की कौन सी कंडीशन है, इम्पेयर्ड फास्टिंग ग्लूकोज, इम्पेयर्ड ग्लूकोज टॉलरेंस, प्री डायबिटीज़, टाइप 2 डायबिटीज़। ये नॉर्मल वैल्यूज़ हैं। अब डायबिटीज़ क्यों है, इसकी वजह से क्यों इसके इलाज के तौर पर हमारे तरजीहात में शामिल है इसका इलाज मुआवजा या इसके गाइडलाइंस फराहम करना या इस पर रिसर्च और तहकीक R&D जो है क्यों है। इसकी वजह यह है कि आज की डेट में ये एक लाइफ स्टाइल डिसऑर्डर्स या तर्ज हयात की जो बीमारी कहलाती है उसमें से कि बहुत अहम बीमारी या मर्जी वबाई शक्ल इख्तियार कर गई है। ये डेटा है कि 529 मिलियन वर्ल्ड वाइड हैं जिसमें 6.1% निकल के आता है। इंडिया में भी इसकी बहुत ज़्यादा तेज़ी से अब कहा जा रहा है कि इंडिया शायद इस बीमारी का हब हो, जो कि बहुत अच्छी बात नहीं है। तरक्की और टेक्नोलॉजी में हब होना अच्छी बात होती है, बीमारी के लिए अच्छी बात नहीं होती है। हिंदुस्तान में जो है 24% जो है और उनके एज ग्रुप भी देखेंगे तो ज़्यादातर वो एज ग्रुप है जो एक्टिव होता है, जो सबसे ज़्यादा प्रोडक्टिव एज ग्रुप होता है, जो किसी भी कंट्री के इकनॉमी में सबसे ज़्यादा रोल अदा करता है अपने घर को, कंट्री को, मुल्क को चलाने में। वो एज ग्रुप जो है 15 to 49 में 24.8%, ये नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे की रिपोर्ट है। ये इतने इंडिविजुअल्स इस वक्त अफेक्टेड हैं और इसमें से अच्छे खासे लोग अनडायग्नोज हैं जिन्हें अभी अवेयर नहीं हैं, चाहे फैसिलिटी की कमी की वजह से, चाहे वो एक्सेस ना होने की वजह से या किसी अपने लाशऊरी तौर पर। और ख़ास तौर पर अभी तक तो ये कहा जाता था कि अमीरों की बीमारी है, लेकिन अब नहीं है, बल्कि ये लो इनकम ग्रुप और मिडिल इनकम ग्रुप कंट्रीज़ और ग्रुप्स में भी, उनके पॉपुलेशन में भी बहुत तेज़ी से वक़ूफ़ पज़ीर हो रही है। डायबिटीज़ के आमतौर पर हमारे वहाँ जो तबीब फिजिशियन की हैसियत से दो किस्में ही सबसे ज़्यादा इलाज मुआवजे के लिए ज़रूरी होती हैं। उसमें से एक टाइप 1 डायबिटीज़ जिसे IDDM पहले कहा जाता था और टाइप 2 डायबिटीज़ है। टाइप 2 डायबिटीज़ में ख़ास तौर पर इंसुलिन रेजिस्टेंस, इम्पेयर्ड इंसुलिन सिक्रेशन या इंक्रीज ग्लूकोज प्रोडक्शन, ये तीन ही तरीके से कहीं भी कोई चीज़ भी इम्पेयर हो तो वो टाइप 2 डायबिटीज़ का है। इसके असबाब में कुछ असबाब तो ऐसे हैं जो काबिल तब्दीली होते हैं, कुछ नाकाबिल नॉन मॉडिफिएबल रिस्क फैक्टर्स होते हैं जिस पे एक तबीब का बहुत ज़्यादा बस नहीं चलता, ये उससे कंसर्न नहीं होता है फिजिशियन। लेकिन जो मॉडिफिएबल फैक्टर्स होते हैं वो हम सबसे ज़्यादा कंसर्न है। और अगर जैसा कि अभी किसी हमारे कलीग ने क्वेश्चन किया था कि अगर हम उससे पहले से फोकस करें तो काफ़ी हद तक हम इस पर काबू पा सकते हैं। हमने देखा इससे पहले कि कार्डियक डिजीज़ में फर्मिंगम स्टडीज़ हैं जो तकरीबन आज 100 साल होने को जा रहे हैं। वो इस तरीके की स्टडीज़, प्रिवेंटिव स्टडीज़ करते हैं, गाइडलाइंस बनाते हैं, पहले से फॉलो करते हैं। और अब गवर्नमेंट ने भी NPCDCS स्कीम के तहत उस रूल को, उस मॉडल को अडॉप्ट किया है। तो बहुत हद तक इस बीमारियों को कि नए कॉजेज़ जो हैं वो पकड़ा जा सकता है, उन पर कंट्रोल किया जा सकता है और उनका एक अच्छी हमारी सेहतमंद सोसाइटी बनाई जा सकती है। मॉडिफिएबल रिस्क फैक्टर में सेडेंटरी आराम, तर्ज ज़िंदगी, ओबेसिटी, अनहेल्दी डाइट्स, स्ट्रेस, एंटी-यूट्राइन एनवायरनमेंट, ये बहुत एक ऐसी चीज़ है जिसको केयर करें तो पर्टिकुलर टाइम में तो कम से कम इस एक रिस्क से बचा जा सकता है। इसके अलावा माहौल जो कि हमारे इख्तियार में कम होता है। डायबिटीज़ से कॉम्प्लिकेशन और अवारिज़ात भी बहुत ज़्यादा हैं। और अब डायबिटीज़ अगर ज़्यादा दिन तक रह जाए, लोग इसको बहुत, आपने देखा है कि हमारे सोसाइटी में शुरू में जब डायबिटीज़ किसी को डायग्नोज होती है तो साल 2 साल या 3 साल तक तो उसे एक्सेप्ट करने ही को तैयार नहीं होता है
कि नहीं नहीं हमें डायबिटीज़ नहीं है, नहीं नहीं अभी मुझे नहीं है, मैं एहतियात कर लूँगा, मैं पैदल चल लूँगा, मैं वॉक कर लूँगा, मैं यूनानी दवा ले लूँगा, मैं आयुर्वेदिक ले लूँगा और मैं ठीक हो जाऊँगा। बहुत दिनों तक तो वो इसी तरीके से चलता है। फिर उसके बाद जो है वो दवा पे कभी आता है कभी नहीं आता। तो अगर उसको अंजाम मालूम हो कि ये जो है डिज़ीज़ अमराज कल्ब के लिए, कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ के लिए सबसे अहम और स्ट्रोक के लिए, ये दो चीज़ों के लिए जो कि लीडिंग आज भी डेथ की सबसे लीडिंग कॉजेज़ में से है, उसकी तरफ ले जाता है। और बहुत ज़्यादा दिन नहीं, अगर मेरे ख्याल से 5-7 साल डायबिटीज़ की किसी को रह गई तो वो अपना नुकसानदेह अवामिल जो हो सकते हैं वो कर सकती है। डायबिटीज़ डिजीज़ का तारीख़ी सफ़र या इसके बारे में ये मैं आप लोगों के सामने पहली बात बताना चाहता हूँ, क्योंकि हमारे जहन में पहली बात बादियों नज़र में या सबसे पहले प्राइमा फेसी में बात आती है कि जिस डिजीज़ का अभी मॉडर्न की दरियाफ्त है, इंसुलिन को की दरियाफ्त है, इन्वेंशन हुए अभी ज़्यादा टाइम नहीं हुआ, तकरीबन 100 साल या 125 ईयर्स हुए हैं। तो उस डिजीज़ का इलाज जो है यूनानी में, आयुर्वेद में या किसी और ट्रेडिशनल सिस्टम ऑफ मेडिसिन में कैसे हो सकता है। तो अच्छा, इस डिटेल से कम हमें ये भी पता चलता है कि किसी एक डिजीज़ या नॉलेज डेवलपमेंट में, किसी भी या इल्म के फ़रोग में किसी एक कितना लंबा सफ़र होता है एक बीमारी के की हकीकत जानने के बारे में। उस वक्त भी हम क्लेम नहीं कर सकते हैं कि हाँ हम सारे उसके कॉजेज़, रिस्क फैक्टर्स, ट्रीटमेंट सारी चीज़ें जान चुके हैं। अब डायबिटीज़ के भी बारे में जो सबसे पहला रिकॉर्ड है, तकरीबन 3,500 साल का की एक जर्नी है डायबिटीज़ की, जब से इसको रिकॉर्ड किया जा रहा है। सबसे पहले जो हमारे पास डॉक्यूमेंटेड आज भी मौजूद है वो इजिप्शियन जो पपायरस हुआ करते थे, बर्दी खिश्ती जिसको कहते हैं, जो मौजूद हैं और जो अभी पढ़े गए हैं और जो रिजर्व हैं, उसके अंदर ये बात लिखी हुई है कि टू रेगुलेट टू एक्सेसिव यूरिन, बहुत ज़्यादा यूरिन के आने को या कसरत बौल को रेगुलेट करने के लिए ये नुस्खा है, जिसमें मिर यानी मोर मक्खी, एक और चीज़ है जो वहाँ पे एक्सपर्ट थे उसको पढ़ नहीं सकें, और एक ज़ाफ़रान, इस 3 चीज़ों को उन्होंने मेंशन किया है। तो अब ज़रूरी नहीं कि ये डायबिटीज़ हो, लेकिन कम से कम ये कि इस डॉक्यूमेंट से इतना तो मालूम हो रहा है कि उनको कसरत बौल या पॉलीयूरिया जैसी कोई शिकायत या सिम्टम्स को उन्होंने नोट किया और उसके ट्रीटमेंट के लिए उस चीज़ को उसमें उन्होंने लिखा। इसके अलावा डायबिटीज़ की एक दूसरी चीज़ है जो हमारे इंडियन फिजिशियन ने चरक और सुसर ने ख़ास तौर पर नोट किया था, वो इसके टेस्ट के बारे में। इसके अंदर यूरिन में शुगर की मौजूदगी के बारे में उसने लिखा, और उसने बाकायदा ये लिखा है कि इसका जायका या इसका टेस्ट जो है वो मीठा होता है, और इस पर और उसको इसका नाम दिया इसी हिसाब से मधुमेह का। ये भी 2000 साल तकरीबन पुरानी बात है। इसके अलावा हमें यूनानी लिटरेचर में डायबिटीज़ के नाम से या इसकी चीज़ों में हिपोक्रेटिस के उसमें बहुत ज़्यादा नहीं मिलता है, लेकिन हिपोक्रेटिस के वहाँ इस तफसील मिलती है, ये डायबिटिक सिंड्रोम टाइप की कंडीशन हमें उनकी किताबों में मिलती है। मैंने उसको लास्ट में कोट करने की कोशिश की है। किताबुल फसूल है जो बुकरात की किताब है, जो कि, और इसके अलावा उसकी दूसरी किताब है किताबुल अहविया वल मियाँ व बुल्दान, और उसकी तीसरी जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट किताब है एपिडेमिक्स है, वो इंग्लिश में अभी ट्रांसलेट होके जर्मनी से ये अरबिक और इंग्लिश ट्रांसलेशन के साथ पब्लिश हुई है। इसके अंदर क्या है कि केस स्टडीज़ हैं, और केस स्टडीज़ सिर्फ हिपोक्रेटिस के नहीं है, बल्कि हिपोक्रेटिस से तकरीबन 200 साल पहले के फिजिशियन के और 300 साल बाद के फिजिशियन के, अप टू गैलन, यानी 600-700 ईयर्स के जो एमिनेंट फिजिशियन हुआ करते थे, जो किसी एक फैमिली से जुड़े रहते थे, उन्होंने अपने अपने अहम डिजीज़ पे जो ऑब्जर्वेशन है वो उसमें लिखते गए। तो इसके अंदर भी कई एक चीज़ें मौजूद हैं। इसके अलावा डायबिटीज़ के ताल्लुक से अगर हम देखते हैं तो रूफस ऑफ एफेसस, जो कि गैलन से कुछ पहले का था, अलेक्जेंडर फिजिशियन था अलेक्जेंड्रिया का, लाइसियम से जुड़ा हुआ था, लाइसियम जो वहाँ का इंस्टीट्यूशन था, एकेडमी से जो वहाँ का इंस्टीट्यूशन था मिस्र का, अलेक्जेंड्रिया में, जिसको अलेक्जेंडर ने बसाया था। तो उसने डायबिटीज़ के कुछ सिम्टम्स को नोट किया और उसने कहा कि ये लीवर की ख़राबी की वजह से हो सकता है, लेकिन उसके दो या 3 सिम्टम को नोट किया, और उसने किताब भी लिखी जो अभी पब्लिश हुई है, तकरीबन 50-60 साल पहले फवाद सिस्कीन ने एडिट करके शायद किया, रिसाला फिल किला वल बाउल, यानी किडनी और यूरिन के बारे में एक उसके अपने ऑब्जर्वेशन थे। बहुत ज़्यादा उसने डायबिटीज़ के बारे में नहीं लिखा, लेकिन उसके सिम्टम्स को उसने सारे नोट किया।
इसके अलावा गैलेन के जो सबसे अहम जो कारनामा है डायबिटीज़ के सिलसिले में, उसने ये कहा कि ये बीमारी जो है ये लीवर की जो हम डाइट लेते हैं उसका इस्तेहाला न होने की वजह से होता है। उसने उसका नाम दिया क़ुव्वत मुग़य्यरा, यानी जो डाइट को चेंज करने वाली पावर होती है उसकी ख़राबी की वजह से होता है। इसके अलावा इसने कहा कि इस बीमारी की एक किस्म और होती है जो किडनी की वजह से, किडनी की खराबी की वजह से होती है, और दोनों को उन्होंने अलग अलग काज दिए। तो बहुत हद तक वो नियर था डायबिटीज़ की पैथोलॉजी को समझने में। इसके साथ ही साथ जो है उसने 2 केसेस के बारे लिखा है कि एक हमारे पास मरीज़ आया और वो उसके अंदर यूरिन की ये शिकायत थी, उसको बहुत ज़्यादा प्यास लग रही थी और उसकी ठंडा पानी पीने से, बहुत ज़्यादा पानी पीने से भी जो है उसकी प्यास बुझती नहीं थी। और तो उसका इसीलिए इसने इसका नाम दिया जलकुल कुलिया, यानी जलक माने होता है फिसल जाना, यानी जो चीज़ भी वो ले रहा है वो किडनी से निकल जाती है। इसके जालिनूस का ही कंटेम्प्रेरी एक फिजिशियन था एराताउस जो है, एक कप्पाडियन वहाँ का इलाका था, ग्रीक का, वहाँ का था, या रोम और ग्रीक के बीच का इलाका है। इसने डायबिटीज़ का नाम दिया। डायबिटीज़ माने होता है एक साइफन के पाइप, अंबूब, नाली, इस तरह की चीज़ों को माना होता है। तो डायबिटीज़ नाम इसी एरेटाइज का दिया हुआ है। लेकिन गैलन कहता है कि इसी का कंटेम्प्रेरी था, कंटेम्प्रेरी फिजिशियन में ये होता है कि एक दूसरे से राइवलरी होती है। गैलन कहता है कि ये इसका नाम दिया हुआ नहीं है, ये इससे पहले भी इस बीमारी के लिए ये नाम यूज़ होता रहता है। मैं गैलन, डायबिटीज़ एरेट्यूस या ओरिबासियुस के नाम को बताने से सिर्फ ये बताना चाहता हूँ कि ये डायबिटीज़ की अलामात या बीमारियाँ हमारे 2000 साल पहले भी हमारी किताबों में लिस्टेड थी। ओरिबासियुस जो है ये एक गैलन और हिपोक्रेटिस का एक कमेंटेटर था, और उसने गैलन के जो हिपोक्रेट्स के जितने स्टेटमेंट्स हैं उसने अपनी किताब में कोट किया है, और ये अभी पब्लिश भी हुई है। इसके अलावा डायबिटीज़ के बारे में राजी का भी एक अपना ऑब्जर्वेशन है। वो कहता है कि इस बीमारी से बहुत ज़्यादा जो है कमज़ोरी आ जाती है, और यहाँ तक कि जो है उसको ट्यूबरकुलोसिस भी हो जाती है। इब्न सीना का ऑब्जर्वेशन है। इब्न सीना ने क्लियर कट जो है डायबिटीज़ के कॉजेज़ में लीवर को उसमें से एक लीवर की ख़राबी को बताया। मजूसी ने भी जो है 4 असबाब गिनाए हैं डायबिटीज़ के, जिसमें से 2 आज की डेट के हिसाब से रिलेवेंट है। डायबिटीज़ के हमारे किताबों में, अगर मैं इसलिए बताना चाहता हूँ, ये बहुत ज़्यादा यहाँ से कंसर्न नहीं है, और जो ट्रीटमेंट गाइडलाइन की चीज़ें उस बुक में मिल जाएंगी। तो अगर कोई किताब पढ़ना चाहते हैं हमारे वहाँ, तो अलग अलग नामों से दिया हुआ है। आमतौर पर प्रकार या बरकार, जिसके माने दौरा या बार बार आने साइकिल के हैं, तो प्रकार, बरकार, बरमीज, दवारा, दायरा, दयाबतीस, दयाखुसूस, फरमीस, इस्तिस्काय, अनमस। अनमस माने होता है यूरिनरी ब्लेडर के। तो एक ऐसा इस्तिस्का, एक ऐसा एसाइटिस जो यूरिनरी ब्लेडर में हो रहा हो। मुअत्तशा, प्यास लाने वाली, एक ऐसी बीमारी जिससे बहुत ज़्यादा प्यास लगती है। प्रकारिया, बरकारिया, सलसलुल बौल यानी पॉलीयूरिया, जलकुल कुलिया, पॉलीयूरिया, इन नामों से अगर कभी कदीम लिटरेचर को तलाश कर रहे हो तो इन नामों से हम अपनी किताबों में देख सकते हैं। ज़्यादातर हार के हमारे वहाँ जो डिफिनीशन है वो आजकल जो टाइप 2 डायबिटीज़ है वो बहुत हद तक, कुछ हद तक, बहुत हद तक नहीं, डायबिटीज़ हार से मिलती जुलती है। हालांकि डायबिटीज़ हार में जो बातें बताई गई हैं वो डायबिटीज़ के सिम्टम के तौर पे हैं, वो कॉज पे बहस नहीं करती। डायबिटीज़ हार इज़ अ कंडीशन वेयर लीवर एंड किडनी ड्यू टू देयर स्वयं मजाज हार फेल टू मेक नेसेसरी अल्ट्रेशन टू द फ्लूइड। यहाँ पे फ्लूइड का वर्ड है जो आमतौर पर हमारे वहाँ बुक्स में मिलता है। हालांकि होना ये चाहिए था, अगर इसको फ्लूइड के बजाय डाइट से रखते, न्यूट्रिएंट्स रखते, तो मेरे ख्याल से वो ज़्यादा करीब होते। लेकिन जो वो समझ रहे थे वही उन्होंने रिकॉर्ड किया। अब इट अकर्स ड्यू टू द ज़ोफेकुलिया यानी गुर्दे की खराबी की वजह से, इन विच द कैल्सियस बिकम्स डायलेटेड एंड अनएबल टू होल्ड वाटर, रिटेनिंग फैकल्टी वीक ड्यू टू द रिटेनिंग फैकल्टी। ये सिम्टम की बातें हैं, ये डायबिटीज़ के कॉज पे बहस नहीं करती। ये गैलन सेज दैट द पैथोफिजियोलॉजी ऑफ द डिजीज़ लाइज ऑन गट डिराइव्ड फैक्टर्स। ये बहुत ही आज की डेट से बिल्कुल रिलेवेंट है और बिल्कुल वही बातें कह रहे हैं जो आज हमारी साइंस कहती है। फैक्टर इंक्लूडिंग द इनसफिशिएंसी ऑफ द ट्रांसफॉर्मिंग फैकल्टी, यानी क़ुव्वत मुग़य्यरा। अब जैसा कि हम अगर अपने यूनानी में जाते होंगे तो उसमें हमें जो हुजूम या हज़म की जो डाइजेशन की किस्में पढ़ाई जाती हैं, या हज़म व इस्तेहाला
डाइजेशन एंड मेटाबॉलिज्म। उसमें बताया गया कि 4 तरह के हज़्म होते हैं। हज़्म मेदी, मेवी, कबिदी, उरुकी, उज़वी। उरुकी आमतौर पर मॉडर्न फिजियोलॉजी के हिसाब से बहुत ज़्यादा नहीं होता, लेकिन उज़वी ख़ास तौर पर डायबिटीज़ के इलाज में, अगर हम कभी कोई रिसर्च कर रहे हैं, कोई पढ़ रहे हैं और उसके इलाज में किसी उज़्व के हज़्म इस्तेहाला पे अगर हम नॉलेज रखेंगे तो हमें दवाओं के चूज़ करने में टारगेट ऑर्गन के हिसाब से ज़्यादा सहूलत होगी और हम एक बेहतर इलाज प्रोवाइड कर सकते हैं। अविसेना ने अपनी बातें जो है वो डायबिटीज़ के हवाले से जो कानून में है वो बहुत ही रिलेवेंट कही हैं, और उसने कहा है कि अविसेना रिकॉग्नाइज द सिग्निफिकेंस ऑफ कुव्वत मुग़य्यरा एंड एलुसिडेटेड इट प्रेजेंस इन एवरी सेल। और ये भी दूसरी जगह पे, वो डायबिटीज़ के जेल में तो नहीं कहता, लेकिन कहता है कि कुव्वत मुग़य्यरा जो कि कुव्वत हाज़मा की 4 किस्मों में से एक है, वो हर उज़्व में पाई जाती है, हर सेल में पाई जाती है। आज की डेट में हम कह सकते हैं, ये सेल का वर्ड वो उसका नहीं है। और मैदा और जिगर में, स्टमक और लीवर में ये पावर जो है डबल होती है। असबाब में जो किताबों में आमतौर पर देखिए, हम डायबिटीज़ का बयान जब भी पढ़ेंगे तो कुव्वत मुग़य्यरा का बयान के बहुत कम मिलता है हमारी आज की किताबों में। पुरानी किताबों में, अरबिक ट्रांसलेशन में तो मिलेगा, और बल्कि आज की किताबों में सूए मिजाज हार कुलिया, हरारत कुलिया की वजह से होती है, यानी गुर्दे पे किसी तरीके से हरारत हो जाती है, उसका फंक्शन बढ़ जाता है जो कि यूरिन को जल्दी पास करता है। इत्तिसा व इन्फता है वो हाथ मजरा है, यानी जो उरूक हैं उनके वाइडनिंग ऑफ लिमन्स और ओपनिंग ऑफ माउथ ऑफ कलेक्टिंग डक्ट्स विच डज नॉट अलाउ टू फ्लूइड टू लॉज द रिक्वायर्ड टाइम एंड ड्रेन्स इट। इसके अलावा शिद्दत कुव्वत जाज़बा, यानी उसकी जो एब्जॉर्बिटिव फैकल्टी है वो उसमें तेज़ी आ जाए, किसी तरीके से उसका फंक्शन अल्टर हो जाए। बुरूदत कुलिया आमतौर पर लेट स्टेज में होता है, यानी डायबिटीज़ बहुत क्रॉनिक हो चुकी हो, मुज़मिन हो चुकी हो, किडनी अब फेल्योर की तरफ जा रही हो, तब बुरूदत कुलिया होता है। हमारी किताबों में 2 तरह की डायबिटीज़ बयान की जाती हैं, डायबिटीज़ हार, डायबिटीज़ बारिद। हार आमतौर पर टाइप 2 और बारिद भी या लेट स्टेज में कह सकते हैं। कभी कभी हम इसको डायबिटिक न्यूरोपैथी से भी ताबीर करते हैं, बहुत क्लियर कट नहीं है। साइंस जो हमारी किताबों में जो इसके साइन और सिम्टम बयान किए गए हैं वो बहुत सिंपल है। जो ऑब्ज़र्व किया था उन्होंने उस वक्त वो बयान किया, कसरत बौल है, अदसे मुशीफ़ा यानी बहुत ज़्यादा पॉलीयूरिया, पॉलीडिप्सिया एंड वेट लॉस। वेट लॉस जो है वो उसके लेट स्टेज है, क्रॉनिक स्टेज को बताता है। लॉस ऑफ ग्लूकोज, चूँकि बार बार यूरिन होता है तो आयंस इम्बैलेंस की वजह से यबूसत हुआ कश्फ बदन, यानी उसका ग्लो, शाइनिंग या उसकी इलास्टिसिटी, फ्लूइड की कमी हो जाती है, जिसको आज की डेट में हम कहते हैं कि फ्लूइड साल्ट जो है हमारे इम्बैलेंस हो गया। आज ये स्लाइड सिर्फ इसलिए बहुत ज़्यादा टॉपिक से रिलेवेंट है इसलिए कि हमारे पास जो मरीज़ आते हैं वो आमतौर पर सिर्फ डायबिटीज़ की हैसियत से नहीं आते। वो जब पहुंचते हैं, और शुरू में तो किसी को डायबिटीज़ होती है, लेकिन उसके बाद जो है कई तरह के बीमारियां इकट्ठा हो जाती हैं जिनको मेटाबॉलिक सिंड्रोम कहते हैं, जिसमें से 4 या 5 अगर इकट्ठा हो जाए तो सिंड्रोम कहते हैं। और हमारे PSCs पे या क्लिनिक पे या मुशाहिदे में ज़्यादातर ये सारी चीज़ें एक साथ ही पाई जाती हैं। सेंट्रल ओबेसिटी है, डिस्लिपिडीमिया है, हाइपरटेंशन है, और एक दूसरे का एक ऐसा विशेष सर्किल, ये सर्किल दिया हुआ लेकिन ये विशेष सर्किल है, एक ऐसा दायरा शर है, बुराई का एक ऐसा सर्किल है कि जब कभी कंट्रोल ही नहीं हो पाता। अगर इसको ठीक कर रहे हैं तो वो ख़राब हो जाता है, उसको कर रहे हैं तो इसीलिए इसको दायरा शर कह सकते हैं। अब उसमें से एक डिस्लिपिडीमिया भी है, उसकी नॉर्मल वैल्यूज़ हम सबको पता है, टोटल कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड अगर इससे हो, LDL, हाइपरटेंशन इसी विशेष सर्किल का, दायरे शर का, बुराई का, महवर का एक पार्ट है। ये इसलिए है कि जब जब हमें इलाज करना होगा, नुस्खा तजवीज़ करना होगा, यूनानी की ये खूबी होती है कि एक ही नुस्खे में बहुत सारी चीज़ें आप एक साथ दे सकते हैं। तो ये सारी चीज़ों की आपको रियायत करनी होगी। आपके तसल्लुक, अथेरोस्क्लेरोसिस भी होती है, आर्टरी डैमेज, इन्फ्लेमेशन एंड सेलुलर
देख लीजिए इसके डिफरेंट स्टेज हैं। होम सेल फॉर्मेशन प्लेग, इन डायबिटिक सिंड्रोम का डायग्नोसिस आज के दौर में हम बायोमार्कर बेस पे ही करते हैं। क्लिनिकल डायग्नोसिस ओबेसिटी जाहिर है, देख के ही पता चल जाता है डायबिटिक मेलाइटिस है, यानी वेस्ट सर्कमफेरेंस ज़्यादा हो एक पर्टिकुलर वैल्यू से 40 और अबव, डायबिटिक मेलाइटिस और हाइपरटेंशन और डायबिटिक मेलाइटिस ये बायो मेडिकल पैरामीटर से हम टेस्ट के ज़रिए से जान सकते हैं। 2 या 3 टेस्ट हम कराते हैं जो हमारी एसटीजी में दिया होगा। ओबेसिटी, आज की डेट में डायबिटीज़ के अगर असबाब में देखा जाए तो ओबेसिटी या मोटापा या शहमियात की ज़्यादती ये सबसे ज़्यादा होती है। तो इसलिए अगर इलाज में इसके जब भी इलाज करें तो इसके असबाब की तरफ ख़ास तौर पर ऐसी दवाएं कर रखें जो इन असबाब के ज़िद हो, जैसे सूए मिजाज बारिद रतब मादी। बारिद रतब मादी होगा, ये ओबेसिटी का बुनियादी सबब है। बारिद रतब रुतूबत और बरूदत ये आमतौर पर आराम से सेडेंटरी लाइफ स्टाइल के तर्ज ज़िंदगी इख्तियार करने से ही ये बरूदत और रुतूबत जिसमें पैदा होती है, या ऐसी ग़िज़ाओं के इस्तेमाल से जो बरूदत और रुतूबत को बढ़ाए, जो कि शहमियात भरी ग़िज़ाएँ या हमारे जो रिच फैटी डाइट्स यूज़ करते हैं। एक्सेसिव एंड एबनॉर्मल एक्युमुलेशन ऑफ ह्यूमर्स विच आर नॉर्मली इवैक्यूएटेड, एहतबास व इस्तिफ़राग प्रॉपर ना हो, एक्सेसिव कंजम्पशन ऑफ ग़िज़ाए सकील या ग़िज़ाए दसिम या फैटी डाइट्स। इसी तरीके से डिस्लिपिडीमिया के असबाब सूए मिजाज जिगर, बारिद, एक्सेसिव कंजम्पशन, इनटेक ऑफ हाई सेचुरेटेड फैट, लाइफ स्टाइल, फिजिकल इनएक्टिविटी, दीज आर कॉमन। हाइपरटेंशन के असबाब में आप जब भी इलाज करेंगे तो यबूसत का गलबा होता है, हमें उज़्व में यबूसत को ख़त्म करना होता है, जो कि यबूसत जो है हमेशा तसल्लुब या एथेरोस्क्लेरोसिस या एथेरोजेनेसिस की तरफ ले जाती है। ये इस्तिलाहात को मैंने इससे जिक्र कर दिया कि हो सकता है कि कुछ याद, कुछ किताबों की चीज़ें ताज़ा हो जाए। एक चार्ट है जो ये बता रहा है कि हमारे जिस्म में शहमियात का, दोहनियात का या ओबेसिटी के नतीजे में ये किस तरीके से विशेष सर्किल पैदा होता है। ओबेसिटी है हमारे जो डाइट, जो ग़िज़ा यूज़ करते हैं वो किस तरीके से हमारे जिस्म में इकट्ठा होती हैं, एडिपोज टिश्यू जमा होते हैं और वो केमिकल रिलीज़ करते हैं, साइटोकाइन इधर डिस्लिपिडीमिया। अगर जिगर आज़ाए रईसा देखिए सारे मुतासिर हो रहे हैं, इधर जिगर है, इधर किडनी है और उधर मैदा से मुताल्लिक़ इंसुलिन या पेनक्रियास है। तो आज़ाए रईसा अगर हम देख रहे हैं कि इस बीमारी में सारे आज़ाए रईसा मुतासिर है तो इलाज मुआलजे में भी तक़वियत आज़ाए रईसा का ख्याल रखा जाएगा। इसके इलाज में पहले तो हम डायग्नोज द क्लिनिकल कंडीशन, आमतौर पर बहुत इजी है, न्यूली डायग्नोज है। इलाज इस बात पे तय करेंगे कि क्या पहली मरतबा उन्हें डायग्नोज हो रहे पता चल रहा है या वो पहले से ट्रीटमेंट पे हैं। सीवियरिटी ऑफ डिजीज़ असेस करेंगे कि वो किस दर्जे का है। कोई आता है 200 mg पर DL का पेशेंट और कोई आता है 400 का। आमतौर पर एक्सीडेंटल जो होते हैं उनकी ग्लूकोज लेवल काफ़ी बढ़ी हुई होती है। उसके अलावा एसेस ऑफ रिस्क ऑफ द पेशेंट का ये भी देखेंगे कि सिर्फ डायबिटीज़ है या उसके साथ रिस्क फैक्टर्स भी हैं, एज है, एथनिसिटी है, किस इलाके में रह रहा है, क्या उसकी ग़िज़ाई डाइट से है, कैसी चीज़ें, कैसी तर्ज़ ज़िंदगी इस्तेमाल कर रहा है, प्लान फॉर लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन, प्लान फॉर फार्माकोथेरेपी। तो पहले तो कोशिश करेंगे कि लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन, कुछ उसकी तजावीज़, कुछ हिदायत, कुछ बातें बताएंगे। अगर उस पर अमल करता है तो ठीक है, अदरवाइज़ दवाओं से इलाज। तिब्बी यूनानी का जो सबसे स्ट्रॉन्ग पहलू है था वो असबाब सित्ता ज़रूरिया है, यानी 6 एसेंशियल फैक्टर के हिसाब से लाइफ स्टाइल, इलाज मुआवजा, वो सारी चीज़ें। ये चीज़ हमारे वहाँ एजुकेशन में भी लैकिंग है कि जो पढ़ाए जाने के तालीम के वक्त इस असबाब सित्ता ज़रूरिया का एप्लीकेशन या अप्लाइड पार्ट इलाज मुआवजे में कहाँ पे है वो मेरे ख्याल से कहीं पे पढ़ाया नहीं जाता या हमारी किताबों में मिलता भी नहीं है। जबकि हम कदीम तिब में या लिटरेचर में जैसे ही देखते हैं तो एक बीमारी का नाम लेते हैं,
तो बीमारी के साथ साथ उसमें क्या डाइटरी चेंजेस होंगे, वो बीमारी के कॉजेज़ के हिसाब से उसका लिखा हुआ होगा, किस तरह की हवा रहेगी, किस तरह का बावेल और यूरिन उसका रूटीन क्या होगा, और कैसे वो नफ्सियात में नफसानी आवारिज़ में उससे किस तरीके से बचा जाएगा, वो सारी चीज़ें पुरानी किताबों में दी हुई हैं। लेकिन बाद के सिलेबस में, करिकुलम में वो चीज़ें हम देखते हैं कि शायद आसानी की वजह से या लैंग्वेज बैरियर की वजह से या हमारे उनका एक्सेस ना होने की वजह से वो चीज़ें हमारी किताबों में नहीं मिलती आज की निसाबी या करिकुलर बेस्ड सिलेबस में। सॉरी, ये ओबेसिटी का उसूल इलाज है, ये हमारी किताब में ओबेसिटी के झेल में अभी डॉक्टर सामा साहब बताएंगे आपको। तो जब भी हम डायबिटीज़ का इलाज करें तो इनमें से भी कुछ ऐसी दवा इस्तेमाल करें जो तजवीज़ को हो, मरीज़ के हिसाब से जो तस्खीन पैदा करें, यानी इस्तेहाला जब भी ज़्यादा होगा तो उसके अंदर तस्खीन के दवाएं मुसख्खना जो होती हैं वो हमेशा इस्तेहाला को ज़्यादा पैदा करती हैं, मेटाबॉलिज्म को बढ़ाती हैं। फिर उसके साथ साथ किस चीज़ का मेटाबॉलिज्म कराना है, उसको बढ़ाना है, तो उस तरीके से जैसे मान लीजिए सौम है, एलियम सिपा है, एलियम सटाइवा है, इन दोनों में से लहसुन प्याज को कौन सी चीज़ को किस मकदार में इस्तेमाल करना है कि किस तरह का इस्तेहाला बढ़े। तकलील गज़ा, गज़ा का डाइट का कम करना, तलतीफ़ यानी बहुत लाइट इजली डाइजेस्टेबल डाइट्स का इस्तेमाल करना, और तहलील मादा, जो चीज़ें हमारे बॉडी में जमा हो रही हैं अनवांटेड उसकी इस्लाह करना। इसी तरीके से डिस्लिपिटीमिया का उसूल इलाज इस्लाह सूए मिजाज, तादिल सूए मिजाज, तरक्की के अखलाक को, जैसे आज हम देखा होगा कि वो इकोस्प्रिन जब भी डायबिटीज़ के मरीज़ को या डायबिटिक सिंड्रोम को इकोस्प्रिन या ज़रूर इस्तेमाल की जाती है। ये वही फंक्शन करती है जैसे तरक्की के अखलाक या मवाद का। ये ओबीज़ लोगों का, अगर आपके पास जो डायबिटिक पेशेंट है अगर ओबीज़ हैं तो किस तरीके से डाइट यूज़ करेंगे, ये उसके हैं। या भी दवाएँ इस्तेमाल, ग़िज़ाएँ इस्तेमाल करें, हरीफ चरपरी ग़िज़ाएँ इस्तेमाल करें, चूँकि इसमें आप बुक में उनकी तफसील दी हुई होगी। लोग कार्बोहाइड्रेट डाइट्स, हमारे पास मरीज़ है तो हमारे टारगेट्स क्या होना चाहिए। टारगेट ये होना चाहिए कि हम ऐसी दवाएँ या ऐसी तदाबीर, साथ साथ तदाबीर पहले और ज़्यादा हिस्सा तदाबीर का है, फिर उसके बाद दवाओं का है। 80% तदाबीर का है, 20% दवाओं का है, कि जिससे BMI 30 से कम हो जाए। बहुत आइडियल कंडीशन है जो कि एक फिजिशियन कभी अचीव नहीं कर पाता, और उसकी वजह ये नहीं होती कि फिजिशियन कमी होती है, पेशेंट की सूरत हाल और उन चीज़ों को इख्तियार भी नहीं कर सकता। डिस्लिपिडीमिया, LDL 130 mg पर DL से नीचे, HDL एबव 40, फास्टिंग ग्लूकोज 125 mg DL से, HbA1c लेस देन 7, और हाइपरटेंशन लेस देन 140। अब हमें जो है ये ज़रा सा ये इंटरेक्टिव भी हो सकता है, आप कोई सवाल हो तो पूछ भी सकते हैं कि डायबिटीज़ के इलाज करने के लिए किस तरीके का तरीका इलाज, जो हमारी किताबों में देखेंगे उसमें मजबूरी होगी कि कुछ सिंगल दवाओं का इस्तेमाल किया होगा, कुछ तदाबीर बता दी गई होंगी, कुछ कंपाउंड फार्मेशन का। जाहिर बात है अगर हम इसको अगर अपने PSC में गवर्नमेंट सेटअप में यूज़ कर रहे हैं तो हमको इसी पे एडर किया होना होगा, इसलिए कि यही दवाएं हमारे सप्लाई में भी होती हैं, और किसी को इंश्योरेंस का क्लेम है, कुछ है, तो वो इसी गाइडलाइन को फॉलो करेगा। वो हमारे और आपके हज़ाकत को उस पर ज़्यादा तवज्जो नहीं करता। तो हमारा जो इलाज है वो एक होलिस्टिक होना चाहिए। होलिस्टिक से मुराद ये है कि ये सारे जो अभी तीनों चारों बीमारियों का जो बयान किया गया, और उसके साथ साथ उसका मिजाज क्या है। मिजाज से मतलब ये है कि जैसे बलगमी, दम भी, वो आमतौर पर लुक से ही पता चल जाता है, फिर उसकी डाइट के साथ उस तरीके सारी चीज़ों का ख्याल रखते हुए करना चाहिए। और अगर थोड़ी सी भी यूनानी की नॉलेज है, अद्विया की का इस्तेमाल किया है, तो वो बहुत इजी हो जाता है। एक ही नुस्खे में तकरीबन ये हम उसूल को इस्तेमाल कर लेते हैं। दूसरा, चूँकि ये बीमारी आज़ाए रईसा हमारे वहाँ पे जो 4 बुनियादी तौर पर हैं, मैदा है, जिगर है, कल्ब है, जिगर है, और साथ साथ जो है तो उसकी तक़वियत के लिए ऐसी दवाएं इस्तेमाल की जाए। तक़वियत में ज़ाहिर सी बात है बहुत ज़्यादा ऑप्शन हमारे पास होता है हर किसी के साथ, तो यहाँ डायबिटीज़ में जो है किस तरीके से दवाएं उसको तक़वियत देनी है, वो उस
उसका इस्तेमाल कराना चाहिए। जैसे मुहाफ़िज़ जिगर, यानी ऐसी दवाएं जो जिगर को, एक तो होता है मुक़व्वी जिगर, एक होता है मुहाफ़िज़, जो ओवरऑल जो है जिगर की हिफाजत करती हैं। जैसे आज का एक दवा है दबी भूमि आमला है, बहुत ही एडिप्टोजेनिक या मुहाफ़िज़ जिगर की हैसियत से उसका रोल है। ज़ाफ़रान है, अगर कोई बारिद मिजाज का शख्स है तो उसके अंदर हम ज़ाफ़रान को इस्तेमाल कराएंगे। अगर कोई जो है, चूँकि ज़ाफ़रान हरारत पैदा करती है, मतलब उसको इस्तेमाल करके आपने देखा होगा कि हमारे वहाँ लीवर के लिए दो नुस्खे चलते हैं, एक तो दवा माजून दबीदुल वर्द और दूसरा दवा कुमकुल कबीर। ये सिर्फ उसी अलग अलग मिजाज है, एक में ज़ाफ़रान का इजाफा है, दूसरे में नहीं है। एक हरारत को बढ़ाती है, एक हरारत को तादील करती है। तो मुहाफ़िज़ जिगर अदविया का इस्तेमाल कराएंगे, तक़वियत जिगर का। इसके साथ साथ डायबिटीज़ के इलाज में जो भी दवाएं क़ुव्वत मुग़य्यरा या हज़्म इस्तिहाला के फ़ेल को दुरुस्त कर सकती है, अगर वो बढ़ा हुआ है तो उसे कम करेंगे। इसके लिए मिसाल के तौर पर ज़ीरा है, करोया है, लहसुन है, प्याज है, उसके दालचीनी है, जायफल है, जावित्री है। ये हर मिजाज के हिसाब से हमारी किताब में दिया है कि कहाँ पे ये हरारत को बढ़ाती है और कहाँ पे ये हरारत को कम करती है। इसको मुक़व्वियात इस्तिहाला के तौर पर सूए मिजाज का भी लिहाज रखेंगे कि मिजाज के हिसाब से। डायबिटीज़ के इलाज में आज की डेट में भी जो लोग मतलब से वाबस्ता हैं, अपना प्रैक्टिस करते हैं, वो इस चीज़ को लाजिम पकड़ें कि मुहल्लिलात औराम अहशा, ऐसी दवाएं ज़रूर इस्तेमाल कराएंगे जो औराम अहशा के औराम को की तहलील कर रहे हैं, ख़त्म कर रहे हैं। इसलिए कभी किसी की बात कर रहे थे कि वो फैटी लिवर अलग है और हेपेटाइटिस, वर्म जिगर या हेपेटाइटिस, ये दो अलग अलग चीज़ें हैं। बिल्कुल सही बात है, लेकिन वर्म जो है ये अवलीन स्टेज होती है, और वर्म जो है सच पूछे तो इन्फ्लेमेशन जो है वो दुनिया के जिस्म की सारी बीमारियों की कहीं ना कहीं इन्फ्लेमेशन होगा। इन्फ्लेमेशन के बाद चाहे तो उसको सिरोसिस होगा, लेकिन इन्फ्लेमेशन कहीं ना कहीं होगा। इन्फ्लेमेशन कम्प्लीटली नहीं होगा तो उसके 2 या 3 सिम्टम, 3 स्टेजेस ज़रूर पाए जाएंगे। तो मुहल्लिलात औराम अहशा का इस्तेमाल ज़रूर करें। मको है, कासनी है, कसूस है, ब्रिंजासिफ है। इसके अलावा टारगेट हज़्म उज़वी की इस्लाह, किसी भी हम डायबिटीज़ के अगर इलाज कर रहे हैं तो उसमें मुक़व्वी बानक़रास, अब मुक़व्वी बानक़रास को ये सवाल किया जा सकता है कि बानक़रास का तज़किरा ही हमारे वहाँ नहीं था तो बानक़रास की तक़वियत का, तो लेकिन ये सब चीज़ें उसूली तौर पर होती हैं। अब बानक़रास का मैं बताऊँ, मैं तकरीबन एक बहुत पुरानी किताब पढ़ रहा था, 2 किताबों में से कोई एक है, किताबुल मुख्तारात या किताबुल इब्न कुफ मसीह, इन दोनों में से कोई एक किताब है जिसमें बानक़रास का तज़किरा था। उसमें मैंने देखा कि उन्होंने कहा कि ये हज़्म के फ़ेल पे असरअंदाज होता है, यानी इससे कम से कम वो राइटर बानक़रास के या पेनक्रियास के एक फंक्शन को, यानी जो उसके डाइजेस्टिव फंक्शन है, उससे वो अवेयर था, लेकिन यहाँ पे उससे रिलेवेंट नहीं है। तो आज़ाए रुखुआ पर असरअंदाज होने वाली नर्म आज़ाद, यानी जो गुदत पे असरअंदाज होने वाली दवाएं हैं, अगर आप डायबिटीज़ का इलाज कर रहे हैं और आज़ाए रुखुआ पे इस्तेमाल करने वाले, मिसाल के तौर पर सिरस, मिसाल के तौर पर गूगल, मिसाल के तौर पर आजकल बहुत ज़्यादा इसमें थायराइड के इस्तेमाल में अतिबा यूज़ कर रहे हैं, तो इस ऐसी दवाएं जो आज़ाए रुखुआ पे असरअंदाज हों, उन्हीं दवाएं इस्तेमाल। आमतौर पर डायबिटीज़ का कॉम्प्लिकेशन जो है हर डिजीज़ की तरफ ले जाता है देर सवेर, और 70 की एज से पहले लोग जो है कार्डियक डिजीज़ से, कार्डियक में जो है डेथ हो जाती है। तो इसलिए डायबिटीज़ के मरीज़ों को मुक़व्वी क़ल्ब दवाएं ज़रूर इस्तेमाल कराएं। टारगेट ऑर्गन, इसके अलावा आज अब हम अगर पूछा जाए कि इसका एप्लीकेशन क्या है, ये किताबी बातें ना हो के टारगेट ऑर्गन बेस, जैसे मुक़व्वियात क़ल्ब, मुक़व्वियात गुर्दा, मुक़व्वियात जिगर, तो हमने देखा होगा कि मेटफॉर्मिन की जो दरियाफ्त हुई है बायोगनाइट्स की, तो बायोगनाइट्स की जो दरियाफ्त ने जो है हर्बल दवाओं की तरफ जो है तवज्जो बहुत ज़्यादा दिला दी। उसकी वजह ये कि अब हम डायबिटीज़ के इलाज में अगर हम देखेंगे तो बहुत कम दवाएं ऐसी हैं जो डायरेक्ट जो है इंसुलिन या हाइपोग्लाइसेमिक इफ़ेक्ट रखती हैं। ज़्यादातर दवाएं जो है टारगेट बेस्ड असर करती हैं, जैसे मेटफॉर्मिन है, बायोगनाइट्स है, या सल्फानाइल पॉलीयूरियाज है, तो ये भी है। ये भी या आजकल SGLT2 है, SGLT2 रीनल
ट्यूब्यूल से उसके रीअब्जॉर्प्शन को रोकती है। तो ये सारी की सारी जो है दवाएं टारगेट आर्गन पे ही यूज़ करती है। तो हमारे वहाँ इसकी बहुत बड़ी रेंज है और इसको इस्तेमाल करके हम कुछ नए नावल भी दे सकते हैं तजर्बात से और इलाज भी कर सकते हैं। अब जैसे ओबेसिटी में अगर कोई मरीज़ है तो आप अपनी दवाओं में लुक मसूल, मर्जन जूस, ज़ीरा स्याह इन सब चीज़ों का इस्तेमाल, तुख्म करफ्स और मुरक्कब दवाओं का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब देखिए जो SGLT का SGLT2 इनहिबिटर्स जो हैं डेपागिफ्लोजिन जो कहलाती है, तो अगर आम तौर पर आज ये दवा इस्तेमाल की जाती है मार्केट नेम में उडापा 10 mg के और से इसका काम ये होता है, ये एक वंडर ड्रग है डायबिटीज़ वालों के लिए। आज की डेट में एक ही दवा डायबिटीज़ के लिए यूज़फुल है, कार्डियो प्रोटेक्टिव भी है, रीनल पे इसका असर नहीं होता, किडनी पे रीनल लोड पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता और क्रॉनिक किडनी डिजीज़ में भी है। लेकिन अगर हम मतब में हैं तो तबीब की हज़ाकत के ऊपर है कि वो कभी आता है, वो कहता है कि मेरे जो है बहुत ज़्यादा मुझे पेन हो रहा है और उसका वो पेन जो है आमतौर पर रीनल कैलकुलस से मिलता जुलता होता है। तो अगर वो हाजिर तबीब है तो वो फ़ौरन पहचान जाएगा कि नहीं, ये चूँकि उसके यूरिन में हमेशा शुगर होती है, कहीं ना कहीं उसको बैक्टीरियल या फंगल इन्फेक्शन ज़रूर है जो उसका पेन है। अब अगर हमारे पास कोई मरीज़ आता है, अगर हम उसका इलाज भी कर रहे हैं तो हम ऐसे अर्कियात का, मुसफ़ियात का इस्तेमाल कर सकते हैं, अर्क उसबा, चरायता, अर्क मुंडी, इन सब चीज़ों का जो बहुत ईजिली जो है उसकी कॉम्प्लिकेशन को कम कर सकती हैं। एक बहुत लंबी लिस्ट है जो एंटी डायबिटिक या हाइपोग्लाइसेमिक इफेक्ट रखती हैं, कुछ दवाएं हैं, आप इसमें से चूज़ कर सकते हैं। अब देखिए लुआब अस्पगोल, आज की डेट में लुआब अस्पगोल जो है बहुत ज़्यादा इस्तेमाल, खाने से पहले कहते हैं कि जो है इसको यूज़ कर लेना चाहिए। उसकी वजह क्या है कि ये जो है उसको उरूक़ मस्सासा जो हमारे वहाँ से ये कैलूस को जज्ब करते हैं, अगर हज़म में पढ़ेंगे तो ये कम से कम जो है उसके एब्जॉर्प्शन को जो है चेक करती है। आज भी है कि अस्पगोल की बोसी खाने से पहले थोड़ा। अब हम अपने वहाँ देखते हैं कि तकरीबन अतिब्बा के बेशतर डायबिटीज़ के नुस्खे में लुआब अस्पगोल शामिल है। इसके अलावा हमने देखा सॉरी सर, मैं इंटरप्ट सर, अनदर 5 मिनट्स। ओके नो, ओनली 2 मिनट्स, थैंक यू। तो बहरहाल ये हमारे अब मुरक्कबात का नुस्खा है कुर्सी ज़ियाबता से। आप इसके अज्जा से अंदाज़ा लगाएंगे कि अतिब्बा ने इन नुस्खों को कैसे तरतीब दिया है। मैं सिर्फ एक दवा के बारे में बात करना चाहता हूँ जो हमारी NFUM में है, कुर्सी ज़ियाबता ख़ास के नाम से है। उसमें गुलमार बूटी है, मगज़ खस्ता जामुन है, ये दोनों हाइपोग्लाइसेमिक इफ़ेक्ट रखती हैं। कुश्ता बैज़ मुर्ग है, कुश्ता ज़मुर्रद है, ये 4 चीज़ें हैं और ये दोनों कुश्ते जो है ये कार्डियक प्रोटेक्टिव हैं। तकरीबन एक ऐसा जामे नुस्खा है, लेकिन दवाओं के जो मार्केट में अवेलेबल होती है उनकी वो एफिकेसी नहीं है। अगर कोई अपने मतब में कराता है तो उनकी एफिकेसी, अगर आप इसमें ऐड करना चाहते हैं तो कुश्ते मरजान को ऐड कर सकते हैं जो कार्डियो प्रोटेक्टिव है, जो किसी भी तरीके से मुफत्ते सुदद है। इसके साथ ही साथ अगर आदमी उसको तक़वियत की ज़रूरत है तो इसमें कुश्ते मरजान, कुश्ता यशब को इस्तेमाल करा सकते हैं। तो इस तरीके से अगर इन नुस्खों की जामियत को देखेंगे जो हमारी इस किताब में लिखा हुआ है, शायद कम है लेकिन हम इसको देखेंगे तो हमें अतिब्बा की हज़ाकत का भी अंदाज़ा होगा और इससे कम से कम हमारे अंदर ये एतमाद पैदा हो सकता है कि न सिर्फ हम डायबिटीज़ का इलाज कर सकते हैं। मैं एक केस स्टडीज़ के बारे में बताऊँगा। कोई यूनानी के फिजिशियन है, उनके पास फ़ोन आया किसी का कि एक मरीज़ा है और बहुत दिनों से ज़ेर इलाज है, बहुत बड़े डॉक्टर के वहाँ, उनका HbA1c 9 और 10 बहुत 9 तक आता है, 10 से नीचे आता ही नहीं। उन्होंने कुछ मोहल्लाते आराम का इस्तेमाल किया, जैसे अलहयातीन मार्केट में अवेलेबल है, मोहल्लाते आला औशा है और एक दवा आती है ये माजून दबीदुलवर्द का जो टैबलेट फॉर्म में आ रही है विदाउट शुगर, उसका इस्तेमाल किया। कुछ बुयामला के प्रोडक्ट इस्तेमाल किए, सीरस के या उसका इस तरह का कुछ इस्तेमाल किया और वो फिजिशियन पूछता है कि आप कुछ ज़रूर इस्तेमाल करते हैं। उन्होंने कहा नहीं वो ऐसे ही है। अगर आप पढ़ना चाहें तो डायबिटीज़ के ताल्लुक़ से जिसमें नुस्खे हैं, मिसबाहुल हिकमत, जामिउल हिकमत, रुमूज़ुल हिकमत, ये 4 ऐसी किताबें हैं जिसमें पिछले 100 साल के अतिब्बा के तजर्बात शामिल हैं। ये कुछ पुरानी रीडिंग्स हैं जिसको मैंने अपने रेफरेंस में इस्तेमाल किया है। उसूल बकरातिया, जालिनूस की अवलोकन, ये बहुत पुरानी किताब है। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर।